गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है और एल्गोरिथम्स पे बात करते हैं आज। और ये जो है हमारा ब्लूप्रिंट है, किस तरह से टॉपिक वाइज हम चलेंगे। स्टार्ट करेंगे एनालाइजिंग एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन जैसे कि बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, ठीक है, थीटा, और रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग जैसे कि मास्टर सब्स्टिट्यूशन ट्री मेथड, ठीक है। फिर आता है डिवाइड एंड कनकरिंग। तो इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं: फाइंडिंग मैक्सिमम, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, स्ट्रेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, और फाइंडिंग इन्वर्जन, कंटिन्यूस मैट्रिक्स सवेरी सम। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मर्ज और क्विक सॉर्ट है। और इतने में ही वैसे हमारा हाफ एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है, मगर इसके बाद भी जो है वो आते हैं टॉपिक्स जैसे ग्रीडी टेक्निक, जॉब सीक्वेंसिंग एंड डेडलाइनिंग, नैपसैक प्रॉब्लम, हफमैन कोडिंग, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसमें प्रेम्स और कुशकाल्स दोनों आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। सिंगल सोर्स शॉर्टेज पार्ट, डाइजेस्टर एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। फिर आता है हमारा सिक्स टॉपिक जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, जिसके अंदर 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, LCS, फिबोनाची सीरीज, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ्स प्रॉब्लम, ऑप्टिमल कॉस्ट, बाइनरी सर्च ट्री। 7 टॉपिक है हीप सॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सॉर्टिंग। फिर आता है हैशिंग, फिर आता है ग्राफ ट्रैवर्सल और ट्री ट्रैवर्सल, ठीक है। BFT, DFT 2 मार्क्स के होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। रेफरेंस बुक की बात करें तो कोरमैन के इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, कोरमैन या गूगल और यूट्यूब तो है ही। करना क्या है तुम्हें कि हर एक टॉपिक को पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक समझ ना आ जाए। मैंने बताया, या फिर गूगल में सर्च करना है, नहीं आया तो पहले तो दोबारा सुनना है, ठीक है, जो हमने पढ़ा। और उस पर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, ठीक है। तब भी समझ नहीं आया ना तो चलो। इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और तुम एल्गोरिथम बताते हो, तो पूछते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो आज मैं तुम्हें जो एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूँ, यही तुम्हें एग्जैक्ट बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है, कॉपी में लिख के बताना है, जैसे मर्जी बताना है, बताना इस तरह से है, ठीक है। तो डिफाइन करना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस, ही कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत यहाँ पे कुछ कीवर्ड देख रहे हो, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, फाइनाइट स्टेप्स और प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ऐड टू नंबर्स का हमने एक एल को लिखने की ट्राई की, तो यहाँ पे पहला स्टेप है टेक टू नंबर A, B, ऐड A एंड B एंड सॉर्ट इन C, स्टोर इन C, ठीक है। थर्ड है, मतलब थर्ड है ये, प्रिंट C। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन है सीक्वेंस का, ठीक, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, फाइनाइट स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखना, ज़रूर बताना। पहली बात तो एल्गो की डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम, जरूर टर्मिनेट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो एल्गोरिथम नहीं है, फिर टर्मिनेट होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट, एक आउटपुट आना चाहिए उसमें से, ठीक है। इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट, वो 0 या मोर इनपुट लेना चाहिए, यानी इनपुट 0 भी हो सकता है। और इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मतलब अगर तुम स्कूल में आउटपुट निकाल रहे हो तो 4 आ रहा है, घर पे निकाल रहे हो तो भी 4 आ रहा है, तो सेम इनपुट पे सेम आउटपुट ही आएगा, ठीक है, समय के साथ चेंज नहीं होगा। अब देखो स्टेप्स क्या है रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एल्गोरिथम। अब ये स्टेप्स जो हैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, या जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे डील करना है, ये समझाएंगे। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम की डेफिनेशन, हर आउटपुट के लिए आउटपुट और इनपुट को मैप करना है, ठीक है, मैप आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। सेकंड है डिज़ाइन एल्गोरिथम, अब डिज़ाइन करना है तो हम क्या करते हैं कि अपनी अप्रोच लगा देते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि एक डिज़ाइन टेक्निक चूज़ करनी चाहिए। मान लो डिवाइड एंड कॉन्कर से हो जाएगा, ग्रीडी से हो जाएगा, DP से हो जाएगा, बैक ट्रैकिंग से हो जाएगा, ऐसे करके सोचना है कि क्या इसमें ग्रीडी लग सकता है। फिर एक सेलेक्ट करनी है, तो डिज़ाइन एल्गोरिथम क्या है, सेलेक्ट करनी है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना है, फिर टेस्टिंग करनी है कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। मान लो नहीं हो रहे हैं, बैक दूसरी एल्गोरिथम चूज़ करो।
साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत से या रिसर्चर्स ने बहुत मेहनत से ये एल्गोरिदम्स बनाई हैं, तो वो हमसे तो तेज़ हैं ही, और हमें अपना अलग से दिमाग लगा के अपने खुद पैटर्न बनाएंगे तो इन्हीं एल्गोरिदम में से कोई निकलेगा वो, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन एल्गोरिदम्स के ध्यान में रख के सेलेक्ट करके हम आगे काम करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, यानी कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट जो है अलग है। फिर है एनालिसिस, दैट इज़ टीसी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एनालिसिस पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग पार्ट तो कोई भी नॉन सीएस बैकग्राउंड वाला भी कर लेगा, मगर ये चीज़ कर पाना जो थॉरो नॉलेज है एल्गोरिदम की, ठीक है, ये मुश्किल है। एनालिसिस से शुरू करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर कोई तुमसे, दोबारा बोलता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है सीपीयू टाइम और स्पेस में होता है मेन मेमोरी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर तुमसे कोई पूछ ले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो अब जो बताने वाला हूँ उसी प्रकार से बताना है। ये देखो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की अगर टी ए है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाइल टाइम ऑफ एल्गोरिदम जो है सी ए है, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम जो है आर ए है, तो टी ए इज इक्वल्स टू सी ए प्लस आर ए, ठीक है। सी मतलब कंपाइलर, सी मतलब कंपाइल टाइम ना, तो कंपाइलर की वजह से होता है ये, और आर ए यानी रनिंग टाइम यानी सी पी यू, ठीक है। तो दोनों का ही रोल होता है। कंपाइलर जो करता है, कंपाइलर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो लैंग्वेज मैटर करती है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सीपीयू एक हार्डवेयर है कि टाइप ऑफ हार्डवेयर मैटर करता है ना, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने में। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, जिस लैंग्वेज में कंपाइलर बना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर तुम देख रहे होगे कि हार्डवेयर डिपेंड करता है, तो इसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ पैसों का खेल हो गया कि या ऐसा कंपाइलर बनाया जाए पहले, मतलब जो प्री डिफाइंड चीज़ हो गई है। तो एनालिसिस देखो, यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा कि एनालाइज जब हम करते हैं तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक रिलेटिव एनालिसिस, एक एब्सोल्यूट एनालिसिस। ए पोस्टेरी एनालिसिस, ए प्रायरी एनालिसिस। तो ये जो है ये डिपेंड करती है लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ हार्डवेयर में। तो इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर देगी ये। और सिस्टम टू सिस्टम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल चेंज। जिसका अच्छा सिस्टम उसकी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ क्या हमारे हाथ में है? नहीं, हमारे हाथ में ए प्रायरी एनालिसिस। तो ये इंडिपेंडेंट होती है लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ हार्डवेयर से, और इट विल गिव अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है। जैसे हम ओ ऑफ एन बोलते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन है वो, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं आंसर है। और सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी सिस्टम, ठीक है, सभी सिस्टम में। वेदर उसका कंपाइलर क्या है, उसका हार्डवेयर क्या है, उससे मैटर नहीं करता, कोड से मैटर करता है, एल्गो से मैटर करता है। तो ए प्रायरी एनालिसिस देख लेते हैं जो कि हमारे हाथ में है। तो ये एक, इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ इसमें, ठीक है, ए प्रायरी एनालिसिस के, और हर एग्जांपल कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक एग्जांपल से, दैट इज़ दिस। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? ऑर्डर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ मेन के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ये एक बार ही चलेगी, तो इसका ऑर्डर ऑफ क्या हो गया? 1 हो गया। सिंपल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेन के अंदर मैंने क्या करा, इतना सा कोड है, ध्यान रखना, ठीक है, इतना कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मेन के अंदर मैंने फिर से एक स्टेटमेंट लिखी। अब ऐसा मत बोलो इंट नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, मैं बस बता रहा हूँ, एक एल्गो बता रहा हूँ। फॉर के अंदर लूप चलाया और ये करा। तो ये तो हमने देखा है कि 1, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये एक बार चला और ये चला n बार। हम देखते हैं कि मतलब कंप्यूटर साइंस के बच्चों को रटा हुआ होता है कि ये n टाइम चला है ना। तो 1 + n, इनमें से कौन बड़ा है? n बड़ा है ना। तो हम ऑर्डर ऑफ n मान के चलते हैं। मान लिया n² होता तो ऑर्डर ऑफ n² हो जाता, ठीक है। तो हम छोटी टर्म्स को नेगलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट आंसर बताता है, ए प्रायरी एनालिसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा गौर करते हैं कि यहाँ हम इसको n तो बोल देते हैं, मगर असल में n होता है कि नहीं होता। तो एक चीज़ देखो, इसको 1 स्टेटमेंट को देखो, x = y + z, ये एक बार चला, ठीक है। अब x = y + z ये n टाइम चला, हम मानते हैं तुम्हारी बात, ठीक है। मगर बाकी की स्टेटमेंट्स भी तो है। शुरुआत कैसे होती है? ये एक बार चलता है, उसके बाद क्या करता है कि कंपैरिजन होता है कि आई छोटा है क्या? हाँ छोटा है, तो फिर अंदर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ आता है, आई को इंक्रीमेंट करा जाता है, फिर यहाँ चेक करते हैं आई छोटा है कि हाँ छोटा है, फिर अंदर जाते हैं, फिर यानी ये जो है वो मल्टीपल टाइम चल रही है। यानी आई > n जो है वो n+1 टाइम चलेगी, ठीक है। आखिरी कंपैरिजन तक चलता है, मतलब आई की वैल्यू अगर एक ज़्यादा आ जाती है ना, जब नहीं
सॉल्व हो, मतलब ये जब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो अंदर नहीं जाता है, मगर इसको जरूर चेक करता है, यानी n+1 टाइम्स जाता है। ये इतना डिटेल में मत जाओ, बस तुम ये देखो ये सब जो है वो n+1 टाइम्स जा रहे हैं, तो इन टोटल का सम करेंगे तो 3n+3 होगा, तो ये भी ऑर्डर ऑफ n ही रहता है, इस वजह से हम इसको ऑर्डर ऑफ n बोलते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं, ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। अभी दिखाएंगे और एग्जांपल के साथ। ये देखो एग्जांपल है 3x=y+z, ये ऑर्डर ऑफ 1, ये ऑर्डर ऑफ n, समझ में आ रहा है। इसके अंदर फॉर लूप 2 चले, और हमारे अक्सर दिमाग में रहता है कि फॉर लूप अगर 2 हैं तो n² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो रहा है, मगर ध्यान रखना है ऐसा होना चाहिए कि ये देखो i स्मॉलर देन n है, j स्मॉलर देन n है, सो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो n टाइम चलेगा, अंदर वाला भी n टाइम चलेगा, और एक दूसरे का डिपेंडेंट है, तो n n² हो जाएगा। तो जो फाइनली चेक करा तो n² + n+1 में सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा। वो समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल 4 देखो, ये मेन है और i1 है, वाइल i स्मॉलर देन इक्वल टू n, दो स्टेटमेंट चल रही हैं। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ये भी ऑर्डर ऑफ n है, वाइल चलाओ या फॉर चलाओ, क्योंकि जब तक i छोटा है n से i++ करो और ये करो, तो वैसे तो एक कंडीशन ये चेक होगी, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी है, तो 3n होना चाहिए, मगर उसको भी हम ऑर्डर ऑफ n ही बोलते हैं। 5 देखो 1 है, वाइल i स्मॉलर देन इक्वल टू n है, यहाँ पे i+2 कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये तो चलो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि ये n टाइम चला, मगर यहाँ पे क्या हुआ, असल में n जो था मान लो 100 था, तो i जो है पहले तो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 100 तक पहुँचने में टाइम लगता है, मगर जब दो दो करके हो रहा है तो यानी 50 पे ही बात बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, मतलब जैसे 1, i शुरू में 1 था तो अगला 3 हो गया, है ना, अगला मतलब इंक्रीमेंट जो होगा वो डबल रेट पे होगा, मल्टीप्लाई 2 नहीं, डबल, मतलब ऐड 2 हो के, तो n/2 होना पड़ेगा ना उसको, और हाफ जो है कांस्टेंट है तो हम उसको भी ध्यान में नहीं रखते, तो o ऑफ n ही रहेगा। तो मैं उस अंदर की बात बताने के लिए बता रहा था ये चीज़, कि पहले n तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता था क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट था, अब n तक पहुंचने में ट्वाइस इंक्रीमेंट होने की वजह से कम समय लगता है। ठीक है, अब तुम्हारे मन में ये सवाल भी आ सकता है, देखो सारे सवालों के जवाब हैं, अभी तुम्हारे मन में मल्टीप्लाई का सवाल आ रहा होगा, वो भी आते हैं उस पर। ठीक है, पहले और केसेस देख लो, मान लो i+2 करा, फिर i+5 करा, तो यानी इन दोनों की वजह से क्या होगा, i+7 हो जाएगा, है ना, तुम बोलोगे 2i+7 होगा, है ना, मतलब तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ऑर्डर जो है वो 7 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और 2i+7 भी कैसे होगा, जैसे i1 है तो 1 में 2 जोड़ा कितना होता है, 3 होता है, अब 3 में 5 जोड़ा कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 आ रहा है आंसर इन दोनों की वजह से, तो 1 में 7 जोड़ो तो भी तो 8 आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है 2 आएगा, मगर n/7 होने की वजह से वो फिर से वो फैन रहेगा, क्योंकि 1/7 कांस्टेंट है। 7th देख लो, मेन के अंदर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, -10 -5, टोटल -15 हो रहा है, तो ये क्या होगा, n/15 का खेल होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान दो कि i की वैल्यू n है, उल्टा चल रहा है, 1 से नहीं चल रहा, उल्टा चल रहा है और इन डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 1/15 होगा, तो वो भी o ऑफ n ही रहेगा। ये वाला देखो, अब यहाँ पे क्या करा, i स्मॉलर देन n है, मगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया i में, चीज़ों को समझना, मतलब अब क्या है कि 2 की पावर में चलेगा, कैसे, i शुरू में 1 था, अगले में 2 मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो 2 हो गया, अगले में 2 की पावर 2 हो जाएगा, अगले में 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ 2 भी रखना है, और फाइनली कुछ ऐसा आएगा जो, मतलब अगर हम n के बराबर भी कर दें तो फेल हो जाएगा ये, तो 2 की पावर k मान के चलते हैं, वो n है, तो इसका मतलब क्या है कि k इज इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों में लॉग लगाएंगे बोथ साइड, तो क्या होता है, 2 की पावर k का आगे लॉग लगाने से k नीचे आ जाएगा, और log 2 जो होता है मान के चलते हैं बेस 2 था तो 1 हो गया, तो यहाँ k बाहर आ गई, यहाँ पे log n है, तो यानी ऑर्डर ऑफ क्या हो गया इसका, log n हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n हो गया, क्योंकि यहाँ दुगनी रफ्तार से। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि +2 हो रहा है, 50 तक जा रहा है, यहाँ पे दुगनी रफ्तार से जा रहा है, 1 2 4 8 करके जा रहा है। ठीक है, अगला देखो, मान लो यहाँ पे 5 से भी मल्टीप्लाई करा, 7 से भी मल्टीप्लाई करा, तो इंडिविजुअली तो देखो कि होता क्या है कि ये जो 5 है यहाँ बेस में आ जाता है, ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, है ना, इन दोनों को ये जो है ना 2k इज इक्वल टू n, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड करके देख लो, समझ में आ जाएगा ये, इसको नहीं आया। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस 2 हो जाता है, और n तक जा रहा है तो n हो जाता है, तो यहाँ 5 से तो 5, n तक जा रहा है n, 7, मतलब बेस 7 और n,
टोटल कितना होगा 35। तो लॉग n बेस 35 इसका आंसर आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो। अगले पे आओ, मेन के अंदर इंट आई की वैल्यू 1 दे रखी है, वाइल आई स्मॉलर देन 1, आई को हाफ करा जा रहा है। ठीक है, हाफ करते हैं, n से शुरुआत हो रही है तो हाफ करना है यानी 2 की पावर n, फिर से हाफ करना है यानी 2 की पावर 2, फिर से हाफ करना। एक समय ऐसा आएगा कि 1 ही सच में हो जाएगा, तो n बाय 2 की पावर k इज इक्वल्स टू 1। 2 की पावर k को उधर फेंको, n इक्वल टू 2 की पावर k, सेम आ गया यार, सेम आ गया, यानी लॉग ऑफ n ही इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये इंटरेस्टिंग है कि आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो एन तक पहुंचने के लिए, तो शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, दो की वजह से 4 से, फिर 16 से, है ना। कैसे आ रहा है ये समझ में आया, मतलब 4 × 4 करेंगे 16, 16 × 16 256। तो एक्चुअल में क्या है ये 2 की पावर 2 है, 16 क्या है 2 की पावर 4 है, 256 है 2 की पावर 8 है। ये 248 तो देखा देखा लग रहा है अभी अभी। तो 2 की पावर 1 को 2 कहते हैं, 2 की पावर 2 को 4 कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते जाओ तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k टाइम्स। k टाइम्स ऐसा होगा कि n के बराबर आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि n तक पहुंचना पड़ेगा ना इस लूप को एंड होने के लिए, तो हम ऐसा मान के चलते हैं। तो यानी एक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो 2 की पावर k बाहर आ जाएगा, फिर से लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो k बाहर आ जाएगा, यानी ये वाला जो है वो सबसे बाहर रहेगा, ये वाला अंदर रहेगा। अभी देखो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। जैसे ये वाला देखो, यहाँ करा आई की पावर 12 है और बाहर 23 है, तो बताओ कौन बाहर रहेगा कौन अंदर। 23 की पावर 12 की पावर 1, 23 की पावर 12 की पावर 2, ऐसे करके के तक जाएगा। तो 23 जो सबसे नीचे है ना, देखो यहाँ पे अगर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो के बाहर आएगा, 12 के बाहर आएगा, फिर टेकिंग लॉग लेंगे तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी लॉग बेस 12 होगा, अंदर 23 होगा। तो यानी जो सबसे नीचे है वो सबसे अंदर, ऐसे समझ लो। वरना टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो, फटाफट पता भी चल जाता है। यहाँ पे देखो अगर आई का स्क्वायर आई का क्यूब हो तो ये भाई तो लॉग बेस टू एन चल रहा है, क्योंकि 2 से शुरुआत है ना। देखो 23 से शुरुआत हुई थी तो 23 अंदर था, ऐसे भी समझ सकते हो। 2 से शुरुआत हुई तो 2 तो अंदर ही रहेगा, 3 बाहर आ गया। कंबाइंडली क्या होगा 2 की पावर 6, यानी लॉग बेस 6 लॉग बेस 2 एन, ऑर्डर आ जाएगा लॉग लॉग एन। ठीक है, फिर बात आती है इसकी, मान लो अगर हाफ़ करा जाए तो सारी पॉसिबिलिटी लेंगे, टेंशन ना लेना। एन से शुरू करें हाफ़ करें तो तुम्हें पता है आई का स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाता है, 2 4 16 ऐसे करके जाता है। आई का हाफ़ कहाँ से जाता है, मान लो एन की वैल्यू 256 है तो हाफ़ करा 16 आ गया, हाफ़ करा 2 4 आ गया, हाफ़ करा 2 आ गया, यानी एन की पावर हाफ़ का स्क्वायर, एन की पावर हाफ़ का क्यूब, एन की पावर के का, है ना, एन की पावर हाफ़ की पावर के, दैट इज़ 2 आ रहा है, तभी ये टर्मिनेट होगा 2 पे, है ना। तो क्या करें इसमें, लॉग लो बोथ साइड, 2 की पावर एग्जैक्टली चीज़ बाहर आ गई, है ना, बेस 2 था तो ये 1 हो गया, इसको वहाँ फेंक दिया तो ये लॉग लॉग एन बेस 2 और 2 की पावर के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लॉग लॉग एन आगे के, सेम सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा अगर हम स्क्वायर करते हैं या पावर रूट करते हैं तब भी इस तरह से लॉग लॉग एन करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है।